ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को स्वच्छ और मजबूत नहीं रख पाएंगे। एक इसने कहा है, महात्मा बौद्ध ने कहा है। युद्ध से लड़खड़ाती वैश्विक अर्थव्यवस्था, और इस समय आप देख रहे हैं दुनिया भर में बड़ी अशांति फैली हुई है और इस अशांति का प्रभाव हर किसी पर पड़ रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, एक तरफ ईरान इजराइल और अमेरिका में चल रहा है, एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस में, हमास इजराइल में चल रहा है। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है। इसमें आप देखें एशिया में ये हमारा प्यारा भारत है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये आप लोगों को इजराइल देखने को मिल जाएगा, ये भूमध्य सागर है, ये लाल सागर है। यहाँ से जाएंगे तो आप लोगों को ये यूएसए देखने को मिल जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। ये है आप देखेंगे ईरान, तेहरान इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके पड़ोसियों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और अर्मीनिया हो गया, इराक हो गया, ये आप देखेंगे। ये तुर्की आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जलडमरू देखने को मिल जाएगी। देखिए, इस क्षेत्र की बात हो रही है। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच युद्ध और हॉर्मुज जलमार्ग बंद होने का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। जहां दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर घटने के संकेत मिल रहे हैं, वहीं विभिन्न देशों में शेयर बाजार गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के साथ युद्ध शुरू करने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आक्रामक कदम के रूप में पेश किया था। अब इस युद्ध ने कुछ और ही रूप ले लिया है। यह सोचा नहीं गया था कि इससे से वैश्विक सुरक्षा अर्थव्यवस्था को ऐसा झटका लगेगा जो पश्चिम एशिया में अन्य संघर्षों से कहीं अधिक गंभीर होगा। इस युद्ध ने यात्रा के तौर तरीकों, ऊर्जा पर निर्भरता, जीवन यापन की लागत, व्यापार मार्गों और रणनीतिक साझेदारियों को बल दिया है। गौरतलब है कि अन्य कई क्षेत्रीय संघर्षों से आमतौर पर अछूते रहने वाले देशों को अमेरिकी सैन्य अड्डों के कारण भी ईरान की जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच चल रहे सैन्य टकराव ने बेहद कम समय में ही अमेरिकी खजाने पर बोझ डालना शुरू कर दिया है। अब पेंटागन का रोजाना युद्ध खर्च औसतन $2 अरब तक पहुंच चुका है। हर दिन अमेरिकी सैन्य अभियान पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं और इस संघर्ष ने केवल अमेरिकी बजट पर ही प्रभाव नहीं डाला, बल्कि कई महंगे सैन्य उपकरणों का नुकसान भी हुआ है। अगर यह युद्ध लंबा चला तो इसके प्रभाव और भी गंभीर हो सकते हैं। कच्चे तेल संकट के कारण मुद्रास्फीति और आर्थिक मंदी के जोखिम की आशंका है और इससे विकास रुक सकता है। और इसमें आप देखेंगे कि अमेरिका शामिल है ना, खुद शामिल है इस युद्ध में। यूक्रेन के मामले में देख रहा था कि यूक्रेन में वो हथियार सप्लाई कर रहा था, हथियार बेच रहा था। यहाँ उसके खुद अपने हथियार, अपना पैसा खर्च करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि ईरान और इजरायल अमेरिका के युद्ध के बीच ईरान ने जहाजों की आवाजाही का सबसे अहम हॉर्मुज जलमार्ग को बंद कर दिया। इस मार्ग से 20% से अधिक वैश्विक कच्चे तेल और तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है और ऐसे में इस जलमार्ग के बंद हो जाने से कच्चे तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने लगी है। चूंकि कच्चे तेल के लिहाज से भारत का करीब 40% कच्चा तेल और इसी रास्ते से होकर आता है, इस ऐसे में यह युद्ध भारत के लिए चिंता का कारण बन गया है। भारत कच्चे तेल की अपनी जरूरतों के लिए 85% से अधिक आयात पर निर्भर है, हम लोग खरीदते हैं और ऐसे में कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। युद्ध लंबा चलने पर इसकी कीमत बेतहाशा बढ़ सकती है और इससे पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद महंगे होने लगेंगे। वहीं भारत से निर्यात घटने और व्यापार घाटा बढ़ने की चुनौती बढ़ती दिखाई देगी। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच हुई उच्च स्तरीय वार्ता के बाद ईरान ने भारतीय झंडे वाले तेल टैंकरों को हॉर्मुज जलमार्ग से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दे दी है और इस युद्ध से सीधे तौर पर जुड़े अमेरिका, इजरायल और ईरान सहित युद्ध से प्रभावित पश्चिम एशियाई और यूरोपीय देश भी भारत के लिए निर्यात के प्रमुख बाजार हैं। ऐसे में निर्यातकों की चिंताएं बढ़ गई हैं और पश्चिम एशिया जाने वाला माल भारत की घरेलू बंदरगाहों पर जमा होने लगा है। और आप देखिए, जहाजों की सुरक्षा को देखते हुए नए निर्यात आदेश नहीं
लिए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में खासतौर से पश्चिम एशिया के देशों में निर्यात घटने की आशंका है। भारत ने इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में अप्रैल से दिसंबर की अवधि में पश्चिम एशिया के 13 देशों को करीब 50 अरब डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया, जो भारत के कुल निर्यात का करीब 15% है। विभिन्न देशों में भारत ने खाद्य उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, बासमती जो चावल होते हैं ना, उनकी बात हो रही है, चावल, चाय, मशीनरी, दवाएं, रत्न, आभूषण, प्लास्टिक और रबड़ जैसे क्षेत्रों में निर्यात प्रभावित करते होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच की इकाई बीएमआई ने एक रिपोर्ट में कहा कि पश्चिम एशिया में जारी युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, माल ढुलाई महंगी होने और आपूर्ति श्रृंखला टूटने जैसे चिंताजनक हालात से भारत के निर्यात और निवेश पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यदि कच्चे तेल की कीमतों में 10% की वृद्धि होती है तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 0.3 से 0.6% की कमी आ सकती है और इससे निर्यात मोर्चे पर भारत की चुनौतियां बढ़ जाएंगी। गैस सिलेंडर क्राइसिस आप लोग देख ही रहे होंगे। सरकार और निर्यातकों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं और इस बीच सरकार नागरिकों और निर्यातकों अन्य प्रभावित वर्गों की मुश्किलों को कम करने के मद्देनजर रणनीतिक रूप से कदम उठा रही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने का फैसला लिया गया और इस अधिनियम के लागू होने के बाद देश की सभी रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल इकाइयों को अपने अन्य उत्पादों की तुलना में एलपीजी आपूर्ति को प्राथमिकता देनी होगी, मगर सरकारी तंत्र को सतर्क रहना होगा ताकि गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी न हो पाए। सरकार ने युद्ध से निर्मित हालात से भारतीय निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव पर सरकारी मंत्रालयों, निर्यातकों और जहाज कंपनियों के प्रतिनिधियों की विशेष बैठक में विचार मंथन के बाद बहु मंत्रालयी सहायता डेस्क सहित निर्यातकों को हर संभव सहयोग दिया जाना सुनिश्चित किया है और इसमें दो मत नहीं है कि भारत को द्विपक्षीय और मुक्त व्यापार समझौतों का पूरा लाभ लेते हुए निर्यात को हर संभव तरीके से बढ़ाने की रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। निर्यात बढ़ाने के लिए भारत के व्यापार समझौते अहम भूमिका निभा सकते हैं। हाल के महीनों में जिन देशों के साथ समझौते किए गए उन्हें क्रियान्वयन की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाना होगा, मगर ईरान और इजराइल अमेरिका युद्ध के बीच भारत से निर्यात बढ़ाना कोई सरल काम नहीं है। ऐसे में निर्यात बढ़ाने के लिए चिन्हित किए गए करीब 200 देशों में निर्यात की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। वहीं निर्यातकों की दिक्कतों को कम करना होगा। ये दिक्कतें केवल शुल्क वृद्धि तक सीमित नहीं है, वरन निर्यात पर लगाए गए डंपिंग रोधी शुल्क भी अड़चन है। अब घरेलू ढांचागत सुधारों के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता आवश्यक होगी। इसके लिए देश में नियमों और नियामक संस्थाओं के कामकाज में मूलभूत बदलाव की जरूरत है। कई सुधारों को और गहराई देने के साथ जीएसटी प्रणाली को प्रभावी बनाना होगा। उम्मीद करें कि सरकार ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध की वजह से निर्यात चुनौतियों से निपटने और निर्यात बढ़ाने के मद्देनजर विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापार समझौतों के अधिकतम लाभ के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और नए सुधारों की राह पर आगे बढ़ेगी। दूसरी ओर आप देखिए, संकट के इस दौर में आवश्यक वस्तु अधिनियम को कारगर तरीके से लागू करना होगा, तभी देश में जमाखोरी, कालाबाजारी रोकी जा सकेगी और जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी। नागरिकों को आश्वस्त करना होगा कि फिलहाल गैस और अन्य जरूरी वस्तुओं की कोई कमी नहीं है और कच्चे तेल और गैस की नई आपूर्ति प्राप्त करने के लिए भी अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइए। मानवीयता के मूल, ये आप देखिए, समाज के सभी आयु वर्गों की रुचियों पर अगर हम नजर डालें तो सभी में एक बात समान दिखती है, वह है संचार के साधनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग। ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जगह सड़कें नहीं है, मगर रेडियो, मोबाइल की अच्छी सुविधा है। बच्चे और युवा मोबाइल के जरिए देश विदेश की सैर करते हैं, तो कई बुजुर्ग अब भी रेडियो को अपने कानों से लगाए देश विदेश की खबरों पर नजर रखते हैं। इन बुजुर्गों ने अपनी धसी आंखों से न जाने कितनी पीढ़ियों को उसी रेडियो के माध्यम से बदलते हुए देखा। दूसरी ओर इन बुजुर्गों के सामने परिवार के युवा मोबाइल या स्मार्टफोन पर अनेक ऐप का उपयोग करते हैं, तो ताजा घटनाएं, कहानियां और खबरों से लैस रहते हैं। इन सभी के बीच सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का होता है तो वह है सकारात्मक दृष्टि से सामाजिक चिंतन में लगे लोगों का, जो हमेशा से भारत की पृष्ठभूमि को अपने उच्च विचारों से संचित करते रहे। पत्रकार हो या फिर साहित्यकार, देश की दशा का आकलन करते समय पर अपनी वाणी को लेखन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते रहते हैं।
सच यह है कि भारत की मिट्टी में एक खास खुशबू है जो प्राचीन काल से विदेशियों को आकर्षित करती आई है। इसका परिणाम यह हुआ कि समय में परिवर्तन के साथ भारतीय समाज विभिन्न विभिन्नताओं से भरपूर अतुल्य भारत बन गया और समाहित कर लेना भी एक कला है जो भारत की भूमि से लेकर गंगा जैसी अनेक नदियों को बाखूबी आता है, मगर अपने अस्तित्व और अपनी उपयोगिता को खो देना बिल्कुल नहीं आता है। यह मान सकते हैं कि कुछ समय के लिए साहित्य समाज भूमि या फिर नदियों को अनेक लोभी भ्रष्टाचारियों से ने दोषित भी किया है, लेकिन यह भारत की किस्मत ही है कि देश के आम और साधारण लोग अब भी स्वच्छता को अपने जीवन मूल्यों में सबसे ऊपर रखते हैं। और स्वच्छता केवल स्थान या बाहरी शरीर की ही नहीं होती है, बल्कि विचारों की भी होती है। विचार का संचार कई रूपों में होता है। आज इस 21वीं सदी में संचार के माध्यम अनेक हैं, मगर प्राचीन काल से आज तक संचार की जिस विधा को विचारों को प्रेषित करने के लिए उत्तम माना जाता है वह है साहित्य। लेखक समाज का आकलन करता रहता है तो लेखन उसके लिए एक सामान्य कार्य बन जाता है, क्योंकि उसे लिखना ही है। इस लिहाज से पत्रकार भी साहित्यकार ही होता है। भारत के लगभग प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में हिंदी भाषा के प्रचार के लिए एक विभाग अवश्य होता है। कुछ संस्थाएं केवल हिंदी भाषा के विकास के लिए ही बनाई गई हैं और कुछ भारतीय भाषाओं के लिए। कुछ साहित्यकार बनाए जाते हैं, कुछ साहित्यिक गुणों के साथ ही जन्म लेते हैं। आज समाज के बहुत सारे गुड़ी फरकी नजर रखने वाले साहित्यकारों के माथे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती है। उनकी चिंता विचारों की स्वच्छता को लेकर है। सामाजिक धरोहर को सच्चे विद्वानों के हाथों में देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शीर्ष पर बैठे कुछ साहित्यकारों को केवल पूर्वाग्रहों से संचालित होने और पक्षपात की आदत हो गई हो, और इसी वजह से साहित्य समाज की स्वच्छता ही आवश्यक है। चिंतन के लिए पद क्या और पदहीन क्या? चिंतन वह विषय है जो प्रत्येक संवेदनशील प्राणी के जहन में पाया जाता है। साहित्य का संबंध ही संवेदनाओं से है। स्वच्छ लेखन को केवल पन्नों पर अक्षरों में उतार देना ही भर काफी नहीं है, उसे लोगों तक पहुंचाना भी अति आवश्यक है। कुछ लोग अपनी दूषित भावनाओं को चटपटे रूप देकर, अश्लीलता को मनोरंजन का नाम देकर, विवाद का तड़का लगाकर और अपने पदों का दुरुपयोग कर साहित्य को व्यवसाय बनाने की कोशिश करते हैं। जबकि इस प्रवृत्ति को महत्व दिया जाएगा तो समाज को स्वच्छ करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज आप देखें, भारतीय समाज वैसे ही पश्चिम की बेलगाम आधुनिकता के दलदल में फंस रहा है। टीवी हो या फिर बड़ा पर्दा, जिस प्रकार महिलाओं के उत्थान के नाम पर कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियों को ही भी महिमा मंडित किया जाता है, उससे मानवीयता और सामाजिकता के मूल्य भी प्रभावित होते हैं। और इस पर भी मनन करने की जरूरत है कि और जिसका हमारे समाज का बौद्धिक और साहित्यकार तबका ध्यान रखता भी है। इस विपरीत समय में भी बहुत सारे अनुभवी पत्रकार और साहित्यकार समाज में मौजूद हैं और जिनकी लेखनी प्रेम हृदय के समानांतर किसी में सिर्फ अवांछित आकांक्षाएं नहीं देखते, बल्कि अपने अपने कोमल शब्दों से हृदय स्पर्श कर लेते हैं और उन्हें इस बात की चिंता खाती रहती है कि भावी पीढ़ी के भीतर भारतीय साहित्यिक धरोहर को आगे ले जाने की ताकत कैसे बढ़े। महान विभूतियां अपने पीछे महान कर्मों का इतिहास छोड़कर चली जाती हैं। पत्थर पर दूर भविष्य तक जीवित रहने वाली अमिट रेखाएं खींचे जाते हैं। हम आज भी निगाह उठाकर देखें तो समाज में बहुत सारे महान चिंतक और साहित्यकार अपने उच्च विचारों के जरिए अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में महान विभूतियां विचारों की स्वच्छता से समाज की सफाई में लगी हुई हैं। आज समय की मांग है कि केवल शब्द नहीं चाहिए, शब्दों से उच्च स्तर के वाक्य बने और वैसे शब्द और वाक्य की जरूरत है। वाक्य ऐसे हों जो पढ़ने वाले के जहन को झकझोर दें। सोती हुई सतहों को ऐसी नींद से जगी हुई भोर चाहिए। अच्छा कॉलम लिखा जाता है। ये आप देखिए टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें आप लोगों को देखना है तो देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप देखेंगे एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ डाल दी जाती है टेलीग्राम पर। जंग की आग। ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल हमले शुरू होने के बाद युद्ध में अब जो तौर तरीके अपनाए जाने की खबरें आ रही हैं, उससे यह चिंता गहराने लगी कि इसका असर किस रूप में सामने आएगा। हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर में परमाणु या व्यापक विनाश के हथियारों अन्य मसलों की अपनी सुविधा के मुताबिक व्याख्या करने वाला अमेरिका खुद कई बार शारीरिक तकाजों के खिलाफ जाकर अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति भी उपेक्षा भाव प्रदर्शित करता है। और इस समय तो आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम ही जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, वही कानून है, वही नियम है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध में दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर मिसाइल दागे जा रहे हैं
और व्यापक पैमाने पर जान माल की क्षति हो रही है। लेकिन अमेरिका इजराइल के साझा हमले में कई ऐसे ठिकानों पर भी बमबारी की गई और जिसके पर्यावरणीय मानवीयता पर असर को लेकर दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। मसलन प्रतिद्वंद्विता के कम क्रम में या ईरान को झुकाने के लक्ष्य से वहां एक स्कूल पर हमले के अलावा कई शहरों में तेल ठिकानों पर मिसाइलें दागे गए। इसमें बच्चे भी मारे गए ना, बच्चियां भी स्कूल पे बम गिराए गए और उससे बाद वहाँ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं उसका असर दीर्घकालिक होगा। इसकी मार सिर्फ आम लोगों को झेलनी होगी। और एक और विश्व भर में यह उम्मीद की जा रही है कि इस युद्ध की वजह से तेल और गैस के साथ साथ अन्य कई मोर्चों पर व्यापक संकट गहराने के मद्देनजर शांति की राह खोजी जाएगी। दूसरी वो खबर यह आई है कि अमेरिका ने शनिवार को ईरान के खर्ग द्वीप पर हमला करके मसले को और जटिल स्वरूप दे दिया। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसने केवल सैन्य ठिकानों पर हमला किया, तेल ढांचों को निशाना नहीं बनाया। मगर खर्ग द्वीप को जिस तरह ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार 90% कच्चे तेल के निर्यात के केंद्र के रूप में जाना जाता है, उसमें कहना कठिन है कि हमलों का असर सीमित होगा। अगर हमलों की जद में तेल भंडार भी आए तो उसके नतीजों की कल्पना की जा सकती है। फिर इस पर ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी, खाड़ी देशों में स्थित तेल रिफाइनरियों पर कैसा खतरा पैदा होगा, कहना मुश्किल है। इस क्रम में बड़े पैमाने पर तेल ठिकाने नष्ट होते हैं तो आने वाले वक्त में दुनिया भर में संकट गहराएगा। युद्ध की चरम अवस्था में भी यह उम्मीद की जाती है कि इसमें शामिल देश संघर्ष की स्थिति में तय किए गए नियम कायदों और मानवीयता का ख्याल रखेंगे। मगर हालत यह है कि इस संबंध में मानवीय प्रश्नों की तो दूर, युद्ध को लेकर बने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बिना किसी हिचक के धाता बताया जा रहा है। विश्व भर में इसे लेकर चिंता जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले की निंदा कर चुके हैं। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र भी तो लाचार दिखाई दे रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है उसकी बात। ये आप देखेंगे कि रूस भी कह चुका है कि हम जिस अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करते हैं वह लगभग खत्म हो चुका है। इसके अलावा तेल ठिकानों पर हमले के बाद बहुत बड़े दायरे में जो पर्यावरणीय प्रभाव सामने आ रहे हैं उसका खामियाजा आखिर कौन भुगतेगा। खबर यह भी आई है कि अमेरिका और इजरायल के हवाई हमलों के बाद ईरान के आसमान से काली स्याही जैसा तरल बरस रहा है और अंधाधुंध हमलों के बाद युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में आम लोगों की जिंदगी जिस हालत में पहुंच गई और मानवीयता के सभी तकाजे दरकिनार किए जा रहे हैं, वह सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध में देखिए आप कितने लोग मारे गए, इजराइल हमास में जो चला उसमें कितने लोग मारे गए। गंगा का जीवन, गंगा नदी की बात हो रही है। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए बरसों से प्रयास चल रहा है। इसके लिए भारी भरकम बजट भी आवंटित किए गए मगर सकारात्मक नतीजे कभी सामने नहीं आए। गंगा कार्य योजना में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने का पर करीब दशक भर पहले केंद्र सरकार ने बहुआयामी कार्यक्रम नमामि गंगे की शुरुआत की थी। प्रारंभिक दौर में इसमें प्रगति भी दिखी थी। उम्मीद बंधी थी कि बरसों से मैली हो रही गंगा धीरे धीरे सही हो, लेकिन अब स्वच्छ हो जाएगी। निराशा की बात है कि नमामि गंगे की भी सही दिशा में नहीं बढ़ पाई। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की ताजा रिपोर्ट से उन सभी लोगों को मायूसी हुई जो गंगा को निर्मल होने का इंतजार कर रहे थे। उत्तराखंड के बजट सत्र में पेश की गई कैग की रिपोर्ट बताती कि नमामि गंगे कार्यक्रम क्रियान्वयन एजेंसियों की विफलता के कारण वांछित नतीजे नहीं दे पाया। गौरतलब है कि इसलिए केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ की राशि मुहैया कराई थी। यह दुखद है कि गंगा कार्य योजना की असफलता से नमामि गंगे से जुड़ी एजेंसियों ने कोई सबक नहीं लिया। इस कार्य योजना में खामियां ठीक वैसी ही थी जैसी पिछली योजना में थी। नमामि गंगे अपेक्षित परिणाम देने में क्यों विफल रही और इसे न केवल केंद्र को बल्कि इस कार्यक्रम से जुड़े विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से लेना होगा। इस परियोजना में नाकामी न केवल बड़ा आर्थिक नुकसान है बल्कि उन सभी संकल्पों पर भी आघात है जिनमें लोगों की यह इच्छा शामिल थी कि गंगा स्वच्छ और अविरल हो। मगर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें कई स्तरों पर लापरवाही बरती गई। हैरत की बात है कि गंगा की छोटी जलधाराओं के पास कूड़ा फेंके जाने से लेकर स्थानीय जरूरतों का आकलन किए बगैर कई तटों पर शमशान घाट बना दिए गए। कैग ने जो खामियां उजागर की वह उन अधिकारियों को क्यों नहीं दिखा जो इस कार्यक्रम के अमल के लिए जिम्मेदार थे और अवजल शोधन संयंत्र के दोषपूर्ण डिजाइन में लापरवाही क्यों और किस स्तर पर हुई। मानदंडों का उल्लंघन करने वालों की अब जवाबदेही तय की जानी चाहिए। एक और आप लोगों को बात बता दूं, कहते हैं ऐसे ही तंज कसते हैं कि वो इतना पैसा गंगा नदी की स्वच्छता पर खर्च किया गया कि नई गंगा निकल जाती। पहले गंगा नदी हमारा उद्धार करती थी, आज अपने उद्धार के लिए चिल्ला रही है। भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती 2525 किलोमीटर है। गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक बहती है। और ये आप देखिए कैग के बारे में जरूर याद रखिएगा।
इससे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, समझ रहे। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कैग की, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की। एक संवैधानिक संस्था है, आपको पता है क्या? नहीं पता होना चाहिए आपको। अनुच्छेद 148 को पढ़िए, भारत के सीएजी की बात होती है, उसमें कहा गई है यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति शपथ सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 150 में कहा गया कि संघ और राज्यों के खातों को सीएजी की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रारूप में रखा जाना चाहिए। अनुच्छेद आप देखते हैं कि 151 संघीय लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी प्रस्तुत की जाएगी तथा संसद के समक्ष रखी जाएगी। राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पार्ट जो है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।